सो जब भी क्रिएटिन की बात आती है तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले डाउट यही होता है कि क्या क्रिएटिन से हेयर फॉल होता है या नहीं। तो मैं मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो पिछले 3 सालों से रेगुलर बेस पे मैं क्रिएटिन ले रहा हूं और मेरे बाल काफ़ी बड़े थे। मैं स्क्रीन पे फोटोज लगा दूंगा। सो मेरे बाल बहुत बड़े थे, अभी भी नॉर्मल है। तो फ़ोटो देख के साफ नज़र आ रहा है कि क्रिएटिन से मेरे बालों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। अब साइंस बेस्ड बात कर लेते हैं। साइंस क्या कहती है कि क्रिएटिन एक नेचुरल कंपाउंड है जो हमारे मसल में ऑलरेडी होता है और ये एनर्जी प्रोडक्शन के काम आता है। बट जो रिसर्च हुई थी वो कुछ सालों पहले कुछ रग्बी प्लेयर पे हुई थी, 21 लोगों पे हुई थी, जिसमें बताया गया था कि क्रिएटिन से उनके डीएचटी हार्मोन में इंक्रीज़ हुआ था। सो डीएचटी हार्मोन से पर्सनल रिलेशन है हेयर फॉल का, बट वो रिसर्च सिर्फ 21 लोगों पे हुई थी। तो उसके बाद जो क्रिएटिन के जितने भी रिसर्च हुई है तो उसमें कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं आया है कि क्रिएटिन से हेयर फॉल होता है। सो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो ये सब मिथ है, क्रिएटिन से हेयर फॉल नहीं होता है। अगर तुम्हारा हेयर फॉल हो रहा है तो वो तुम्हारे जेनेटिक इशू के कारण हो सकता है। अगर तुम्हारे घर में किसी के सबके झड़ रहे हैं तो ऑब्वियस है तुम्हारे भी झड़ेंगे ही। इससे बचने के लिए तुम क्या कर सकते हो कि एक डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाओ, उनका सजेशन लो, ट्रीटमेंट करवाओ और अपने बालों पर ध्यान दो। और एक टिप कि खुद से ट्राई मत करना। अगर तुम दुनिया के कोई तेल लगा लो, कोई कुछ ही कर लो, अच्छा सा अच्छा तेल भी लगा लोगे तो वो अगर तुम्हारे बाल झड़ने के रहेंगे तो वो झड़ेंगे ही, वो नहीं रोक पाएगा। सो सजेशन यही रहेगा कि डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर की सजेशन लो और ये मिथ को दिमाग में लाना ख़त्म करो कि क्रिएटिन से हेयर फॉल होता है। सो अब करते हैं वर्कआउट की बातें। मैं लगाऊंगा चेस्ट, तो दिखाता हूँ वर्कआउट। सो मैंने जब नया नया जिम स्टार्ट किया था तो मेरा फोकस बस एक ही चीज़ पे होता था, वेट को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक के ले जाने में। मतलब मैं बस वेट उठा रहा होता था। माइंड मसल कनेक्शन, टारगेटेड मसल कुछ फील नहीं होती थी, बस वेट को यहाँ से यहाँ तक के ले जाने में फोकस रहता था। बट ये चीज़ बहुत हद तक गलत है। बिकॉज अगर मैं चेस्ट लगा रहा हूँ तो चेस्ट फ्लाई की बात करते हैं। अगर पेक डेक फ्लाई लगा रहे हो तो उसमें अगर तुम्हारा चेस्ट से पहले शोल्डर अगर फेल कर जाता है, मतलब सेकेंडरी मसल अगर फेल कर दी है, तो तुम्हारा वो फेलियर सेट नहीं कहलाएगा। टारगेटेड मसल पहले फेल हो, इतना ट्राई करना। अगर तुम कोई भी चेस्ट की एक्सरसाइज लगा रहे हो तो उसमें इतना ट्राई कर सकते हो कि एल्बो को पास लाने का ट्राई करना, तो तुम्हारे मसल ज़्यादा अच्छे से फील होंगी। ये सिर्फ तुम पैक डेक में नहीं, डंबल प्रेस में भी ट्राई कर सकते हो कि पहले हाथ को पास लाने का ना सोच के एल्बो को पास लाने का सोचो, तो ज़्यादा फील जाओ, मतलब तो फील चेस्ट ज़्यादा होंगी। अब मैं जो बात कर रहा था एल्बो पास लाने वाली, उसमें तुम एक चीज़ नोटिस करोगे, अगर तुम एल्बो पहले पास लाते हो ऐसे, तो ये तुम्हारा बच गया। ये देखो, यहाँ तक स्क्वीज हो गई है चेस्ट। अभी आगे करूँगा तो मैं शोल्डर आगे लाऊंगा। तो ट्राई करना कि जब भी इसे नीचे ला रहे हो तो चेस्ट स्क्वीज करके एल्बो पास लाने की कोशिश करना। सो ये देखो, ये बच जा रहा है। अब एक सवाल जो ऑलमोस्ट सबके दिमाग में आता है, मशीन या फ्री वेट। तो दोनों की अपनी अपनी जगह है, अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। जैसे फ्री वेट की बात कर ले, डंबल प्रेस, बारबेल प्रेस, ये कंपाउंड एक्सरसाइज में आ जाती है। तो इसमें तुम्हारी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है और उसके साथ साथ तुम्हारी स्टेबलाइजर मसल भी ट्रेन होती है। तो ओवरऑल ग्रोथ के लिए फ्री वेट बेस्ट होता है। बट अगर तुम मशीन की बात करो तो मशीन में तुम्हारी एनर्जी बहुत प्रकार से बच जाती है। जैसे डंबल प्रेस की बात करें
तो डंबल प्रेस में पहले डंबल लाना, फिर नीचे से यहाँ पे रखना, फिर यहाँ से यहाँ उठाना, आधी एनर्जी तुम्हारी इसमें वेस्ट हो जाती है। अगर तुमने नोटिस किए होंगे कि अगर डंबल तुम्हें कोई यहाँ ऊपर उठा के दे दे तो तुम ज़्यादा रेप्स लगा सकते हो, मतलब ऑब्वियस ज़्यादा रेप्स लग जाते हैं। सो मशीन में तुम्हारी आधी एनर्जी इसमें बच जाती है और तुम्हें वेट ऊपर ऐसा बैलेंस नहीं, मतलब यहाँ वेट बैलेंस नहीं करना होता, इधर आगे पीछे इसमें फोकस नहीं करना होता है, तुम्हें बस रेप्स लगाने होते हैं। तो तुम्हारा मतलब मशीन पे अगर लगाते हो तुम तो तुम्हारा फोकस पूरा टारगेट मसल पे कर सकते हो, तुम्हारी आधी एनर्जी इसमें वेट उठाने में और वेट बैलेंस करने में बच जाएंगी। सो एक प्रकार से मशीन भी बेस्ट होती है। बट अगर तुम्हारा गोल हाइपरट्रॉफी है तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि कंपाउंड एक्सरसाइज के लिए फ्री वेट और हाइपरट्रॉफी के लिए मशीन्स, दोनों का मिक्स यूज़ करो, बेटर रिजल्ट मिलेंगे। अब एक चीज़ और तुम कर सकते हो कि अगर तुम मशीन पे ट्रेन कर रहे हो तो मशीन को उस हिसाब से सेट करना चाहिए, मतलब जब तक तुम्हें टारगेटेड मसल फील ना हो। तो जैसे कि मैं ये लगा रहा हूँ तो इस मशीन को मैं जब तक सेट करूँगा, मतलब जब तक के मशीन के पीछे बैठ जाऊँगा जब तक के मुझे एक्चुअल टारगेटेड मसल फील ना हो। तो यही टिप यही रहेंगे कि किसी मशीन को अपने हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए। अगर कोई लगा के गया है या कोई के साथ अल्टरनेट लगा रहे हो तो ऐसा नहीं हो कि उनने जैसा उसके हिसाब से सेट करके रखा है तुम भी उसी में बस लगा दो। अब एक लास्ट टिप, किसी और को देख के उनके रैप्स या उनके सेट्स कॉपी मत करने लग जाना, बिकॉज उनका बॉडी अलग है, तुम्हारी बॉडी अलग है, उनका स्टिमुलस अलग है, तुम्हारा अलग है। तुम्हें क्या पता वो कितने टाइम से ट्रेन कर रहा है या तुम कब से ट्रेन कर रहे हो। तो ये चीज़ तुम्हें कोई बता नहीं सकता कि तुम कितने सेट करना चाहिए, तुम्हें कितने रेप्स करना चाहिए। इसके लिए बेटर यही रहेगा कि तुम अपने माइंड मसल कनेक्शन पर ध्यान दो, अपनी टेक्निक पे, अपने फॉर्म पे ध्यान दो। उसके बाद तुम्हें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि तुम्हें कितने सेट लगाना चाहिए, कितने रेप्स लगाना चाहिए। क्योंकि जब मैं ट्रेनर था स्टार्टिंग में कोई भी बिगिनर मेरे से पूछता था कि भी कितने सेट लगाना चाहिए, कितने रेप्स लगाना चाहिए, उस टाइम मेरे पास ये आंसर नहीं होता था। बट बिगिनर के लिए यही रहेगा कि 3 से 4 सेट लगाओ, फॉर्म पे ध्यान दो उनकी, उसी सेट्स में माइंड मसल कनेक्शन थोड़ा थोड़ा बनाने की धीरे धीरे ट्राई करो। उसके बाद तुम्हें जैसे जैसे तुम्हें टाइम होता जाएगा ये चीज़ तुम्हें खुद समझ में आते आएंगे कि तुम्हारे लिए कितने सेट करना ज़रूरी है और कितने रेप्स करना ज़रूरी है। सो खुद पे ध्यान दो, खुद की बॉडी पे ध्यान दो, खुद की बॉडी को कितनी ज़रूरत है उस पर ध्यान दो। तो तुम्हें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि तुम्हें कितने सेट्स लगाना चाहिए या फिर कितने रेप्स लगाना चाहिए।